नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। देखिए, पावर का मतलब शक्ति। किसी भी चीज को चलाने के लिए पावर या एनर्जी, कुछ भी कह लीजिए, हमें आवश्यकता होगी। यहां पर मैकेनिकल में हम मशीनों को चलाते हैं। मशीन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग प्रकार की गति करते हैं, अर्थात उन्हें पावर या एनर्जी की जरूरत होगी। क्लियर है चीज? लेकिन सामान्य तौर पर यदि आप देखें तो हर मशीन में पावर का एक मुख्य सोर्स लगाया जाता है, और वो मुख्य सोर्स सामान्य तौर पर हम उसे बोलते हैं प्राइम मूवर। क्या बोलते हैं हम उसे? प्राइम मूवर। ठीक है? तो देखिए, हर मशीन में एक प्राइम मूवर होगा। जैसे उदाहरण के लिए बस या कार है। कार में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सब अपने डिजाइन के हिसाब से गति करते हैं, लेकिन उसमें पावर कौन पैदा करता है? इंजन। इंजन से पावर अलग अलग जगह जाती है, अलग अलग पार्ट्स को जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कार को गति देनी है तो पावर कहां चाहिए? पहियों में चाहिए। क्लियर है चीज? और इंजन कार के अंदर बिजली पैदा करने के लिए जैसे बैटरी चार्ज होगी, अन्य इलेक्ट्रिक जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकताएं पूरी होंगी, उसके लिए हमें जनरेटर चलाना पड़ेगा, जिसको ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं। तो उसे भी इंजन से ही चलाना पड़ेगा। यानी पूरी मशीन में मुख्य ऊर्जा का या पावर का स्रोत कौन रहा? इंजन। बस की अगर या कार की बात करें तो वो इंजन क्या कहलाएगा? प्राइम मूवर। ठीक इसी प्रकार से जैसे गन्ना रस की मशीन होती है। गन्ना रस की मशीन या तो हाथ से चलाते हैं, आजकल हाथ की मशीनें ऑब्सलीट हैं, तो अधिकांश गन्ना रस की मशीनें किससे चलती हैं? बिजली की मोटर से। तो गन्ना रस की मशीन का प्राइम मूवर कौन हो गया? सबसे पहले ऊर्जा कहां होगी? मोटर में होगी। अगर इंजन से चलता है तो इंजन में होगी। फिर वो पावर गन्ना रस की जो मुख्य मशीन है, जो रोलर होते हैं जो घूमते, जिनके बीचों से गन्ना जाता है, वहां तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है? अर्थात प्रत्येक मशीन में, मैकेनिकल मशीन में पावर का एक ही सोर्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर। और उस प्राइम मूवर से मशीन के जो अलग अलग पार्ट्स जो विभिन्न प्रकार की गति करेंगे, वहां तक पावर पहुंचनी चाहिए। तो इस पावर पहुंचाने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? पावर ट्रांसमिशन। ठीक है? शक्ति संचरण। क्लियर है चीज? तो देखिए, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहा? हमारा उद्देश्य क्या रहा कि जहां भी पावर का सोर्स है, वहां से जहां हमें जिस चीज को चलाना है वहां तक पावर पहुंचानी है। तो सबसे पहले चीज तो पावर ट्रांसमिशन में दो शब्द हमेशा बार बार रिपीट होंगे, वो होंगे ड्राइवर और ड्रिवन। ड्राइवर का मतलब चालक, जो चलाएगा। क्लियर है चीज? चालक। और ड्रिवन का मतलब चलित, जो चलेगा। क्लियर है चीज? तो देखिए, पावर ट्रांसमिशन में हमेशा दो शाफ्ट होंगी। एक शाफ्ट मान लेते हैं, इस शाफ्ट पे यहां पीछे मोटर लगी हुई है, यहां पर पुली लगी हुई है। अभी पुली वगैरह मैं सब समझाऊंगा। यहां जब ये मोटर चलेगी तो ये शाफ्ट घूमेगी, हमें पावर मान लेते दूसरी शाफ्ट तक लानी है। तो पहले कौन चलेगा? ये, जिसको स्विच ऑन किया तो मोटर है, तो ये क्या कहलाएगा? ड्राइवर, चलाने वाला। और जो इसके द्वारा चलेगा वो कहलाएगा ड्रिवन। तो जब भी हम पावर ट्रांसमिशन की डिस्कशन करेंगे या कोई इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो हमेशा ये दो शब्द जरूर आएंगे। और नहीं भी है तो हमें ढूंढना पड़ेगा उसमें कि ड्राइवर कौन है और ड्रिवन कौन है। इसका मतलब पावर ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ अब यहां पर? कि हमें ड्राइवर से पावर को ड्रिवन तक भेजना है। एक चीज। दूसरी चीज, चूंकि ये दूर दूर है या यूं कह लीजिए अलग अलग है, तो पावर अपने आप तो यहां से जाएगी नहीं यहां तक,
कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो जब भी किसी चीज को अपन किसी भी कोई भी राशि हो सकती है या पावर है, हीट हो सकती है, जब किसी माध्यम में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो हमेशा लॉस होता है। 100% एफिशिएंसी से कोई भी युक्ति काम नहीं करती। इसका मतलब ये पक्का है कि जब मैं यहां से किसी न किसी प्रकार से किसी माध्यम से ड्राइवर पुली से ड्रिवन पुली तक पावर भेजूंगा तो पावर का लॉस होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए पावर प्लांट में बिजली बनती है, थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहां से बिजली, जहां बिजली बन रही है वहां से टरबाइनों से जहां जनरेटर चलते हैं बिजली बनती है, वहां से आपके घर तक बिजली आ रही है। यह भी पावर ट्रांसमिशन। किस माध्यम से आई? बिजली के तारों से आई। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है इसमें भी बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? क्योंकि पावर ट्रांसमिशन ये मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन है, वो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन है। और पावर ट्रांसमिशन के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पावर भेजनी है तो ये पक्का है कि कोई ना कोई माध्यम चाहिए। और जब माध्यम होगा तो हमेशा किसी माध्यम में से यदि कोई जाती है, कोई प्रक्रिया होती है, कोई प्रोसेस होता है तो लॉसेज होते हैं। यहां मैं जोर देकर क्यों कह रहा हूं, जब हम पावर ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो हम ऐसी युक्ति लगाना चाहेंगे जिसमें कि पावर का लॉस कम से कम हो। यहां तक क्लियर है? तो अब हम आगे चलते हैं कि पावर ट्रांसमिशन किस किस तरीके से किया जा सकता है, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन। तो देखिए मैकेनिकल मशीन में जो प्राइम मूवर होता है, जो सबसे पहले मशीन में चलता है, वो अधिकांशतः रोटरी मोशन करता है। क्लियर है चीज? यदि हमें स्लाइडिंग मोशन भी चाहिए तो बीच में कोई ना कोई मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। जो मैंने सिंपल मैकेनिज्म के जब टॉपिक डिस्कस किए थे तो उनमें समझाया था कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है, तो वो मैकेनिज्म लगाने पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि रोटरी पावर जो है वही ट्रांसमिट होगी और रोटरी मोशन के रूप में होगी। आगे यदि हमें स्लाइडिंग मोशन चाहिए तो हमें कोई ना कोई स्पेशल विशेष प्रकार की यंत्रावली या मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा जो रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट करेगा। अब हम ये समझते हैं कि हमें पता है कि अब दो शाफ्ट होंगे, एक ड्राइवर होगा और एक ड्रिवन होगा। तो ड्राइवर से ड्रिवन तक पावर किस माध्यम से, यानी बीच में क्या लगाएं कि पावर यहां से यहां तक पहुंच जाए। तो देखिए प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो आपने अधिकांश ने देखा होगा कि एक शाफ्ट से पावर दूसरी शाफ्ट तक कैसे पहुंचती है। फिर भी हम यहां बहुत अच्छे से स्पष्ट बिल्कुल बारीकी से समझेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखिए पावर ट्रांसमिशन के दो तरीके होते हैं, एक तो फ्रिक्शन ड्राइव और एक मैश ड्राइव। ठीक है, तो ये बेसिकली किस आधार पर है कि ये फ्रिक्शन ड्राइव और ये मैश ड्राइव है? ये पावर जो है किस प्रकार से एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर स्थानांतरित हो रही है। कारण क्या है? माध्यम तो कुछ भी हो सकता है, बेल्ट हो सकता है, गियर हो सकता है, लेकिन पावर यहां से यहां तक किस सिद्धांत पर आधारित होकर पावर यहां से यहां तक पहुंची। तो दो ही सिद्धांत होते हैं, एक तो होता है फ्रिक्शन ड्राइव, एक तो फ्रिक्शन के कारण, या दूसरी मैश ड्राइव यानी सीधा एक चीज दूसरे को धक्का दे और चले। ठीक है, वो तो कहलाता है मैश ड्राइव। अभी डिटेल में अपन इसको डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन ड्राइव में घर्षण के कारण पावर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो देखिए ये यहां ड्राइव का क्या यानी पावर का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का क्या कारण है? घर्षण। और इसमें क्या कारण है कि सीधे ये दोनों शाफ्ट किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से टच हो जाती है। क्लियर है चीज? तो अब आगे बढ़ते हैं अपन कि फ्रिक्शन ड्राइव और मैश ड्राइव। देखिए यहां पर मैंने लिखा है पॉजिटिव ड्राइव और ये है, इसको नेगेटिव ड्राइव नहीं बोलते। नेगेटिव ड्राइव से नेगेटिव जो अपन बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई लॉस हो रहा है। ठीक है, बेसिकली इसको नेगेटिव ड्राइव कभी नहीं बोलेंगे अपन, इसे तो फ्रिक्शन ड्राइव भी बोलेंगे और इसे पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं। तो देखिए इसको भी मैं अभी जब डिटेल में अपन डिस्कस, तो देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे बेल्ट, रोप, रोलर, कैम, टू थ्रेड गियर, ये क्या चीज है?
बेसिकली ये जो है फ्लेक्सिबल डायरेक्ट ये तो है कि किस सिद्धांत पर आधारित है। यहां से यहां तक पावर ट्रांसमिशन जैसे मैं समझा चुका हूं। फ्लेक्सिबल का मतलब घर्षण के कारण, डायरेक्ट का मतलब सीधा एक पार्ट इस पर और एक पार्ट इस पर, और वो सीधे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और उसमें पॉजिटिव का मतलब क्या है जो अभी मैं बताऊंगा आपको। फिर ये क्या चीज है इसमें, बेल्ट, रोप, रोलर, कैम, टूथ हेड गियर, ये क्या चीज है? ये वो मैकेनिकल पार्ट्स हैं या मशीन पार्ट्स हैं जो बेसिकली पावर ट्रांसमिशन में यूज होंगे। अर्थात यदि मैं बोलता हूं फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसमिशन में बेल्ट, यानी पावर कैसे ट्रांसमिट होगी? बेल्ट के माध्यम से, जिसको अपन एक कॉमन आम भाषा में बोलते हैं पट्टा, चपटा पट्टा या वी बेल्ट, वी पट्टा, ठीक है। जैसे पट्टी नहीं होती या अपन पलंग बुनते हैं निवार होती है, तो वही एक थोड़ी ज्यादा थिकनेस की होगी, ज्यादा मजबूत होगी, तो वो बेल्ट कहलाएगी। क्लियर है चीज? तो ये जो बेल्ट है फ्लेक्सिबल होती है, तो इस पर क्या लगेगा अभी मैं समझाऊंगा आपको। यहां पर बेल्ट होगी, यहां पर बेल्ट होगी, तो बेल्ट कैसे जुड़ेगी? बेल्ट जुड़ेगी इससे, इस ड्राइवर से ड्रीवन तक बेल्ट के द्वारा पावर कैसे जाएगी, वो मैं आपको जब अपन बेल्ट ड्राइव पढ़ेंगे जब समझेंगे। तो पहला तो हुआ यहां पर बेल्ट ड्राइव, ठीक है, फ्लेक्सिबल में बेल्ट, और फिर रोप। जैसे आपने देखा होगा, देखिए अब बेल्ट में क्या होगा, बेल्ट आपने कॉमन अपन बात करते हैं, ये ड्राइवर है और ये ड्रीवन शाफ्ट है। क्लियर है चीज? तो इसमें ये देखिए कि इस शाफ्ट से और इस शाफ्ट तक, यानी ड्राइवर से ड्रीवन तक पावर यदि हमें फ्लेक्सिबल फ्रिक्शन ड्राइव से फ्लेक्सिबल कनेक्शन के द्वारा भेजनी है, तो हमें बेल्ट या रोप यानी रस्सी यूज करनी होगी। तो कैसे यूज करते हैं? हम यहां पर एक पुली, जिसको घिरनी बोलते हैं, वो इस पर होगी, दूसरी पुली इस पर होगी। क्या साइज होगा, सारी कैलकुलेशंस अपन आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। तो अब इसके ऊपर से एक बेल्ट जाती है, ऐसे इसके ऊपर से एक बेल्ट जाएगी। पहले ड्राइवर चलेगा तो बेल्ट चलेगी, फिर ये बेल्ट ड्रीवन को चलाएगी। क्लियर है चीज? सारी चीजें हम एकदम क्लियर डिटेल में सभी पढ़ेंगे बेल्ट ड्राइव में। तो ये तो हुआ फ्रिक्शन के कारण फ्लेक्सिबल लिंक को यूज करते हुए, क्या है फ्लेक्सिबल लिंक? बेल्ट, ठीक है। दूसरा होता है रोप यानी रस्सी। रस्सी में क्या होता है? रस्सी जैसे आपने देखा होगा क्रेन होती है, क्रेन में भी पावर ऊपर से, जैसे क्रेन का अगर मैं ये बात करूं, ये क्रेन का लीवर है या आगे का जो स्ट्रक्चर है क्रेन का, यहां पर पुली होती है, एक पुली यहां पर होती है, और ये पावर इस तरह से एक स्टील की रस्सी इस पर लिपटी हुई होती है, और यहां पर हुक होता है जिस पर अपन लोड लटकाते हैं। क्लियर है चीज? ये गाड़ी होती है क्रेन की, तो पावर इसको मिलती है, फिर ये क्रेन ये चलती है, तो ये रस्सी ऊपर लिपटती है इसमें, जो भी इसकी व्यवस्था है। तो यहां पर जो पावर ट्रांसमिशन है किसके द्वारा हुआ? रोप के द्वारा, ठीक है। अब बेल्ट और रोप भी दो प्रकार की हो सकती हैं, फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट। जो बेल्ट इसमें अपन यूज कर रहे हैं, इस बेल्ट का अनुप्रस्थ काट, यानी बेल्ट यूं चल रही है, तो इसको यदि मैं काट के देखूं इस तरह से, तो इसका जो अनुप्रस्थ काट है, यानी इसको यदि मैं काट के देखूं, और ये चपटी बेल्ट है, यानी जैसे इसकी यो चौड़ाई कह लीजिए, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, मोटाई इसकी 1 सेंटीमीटर, इस तरह से बेल्ट है। तो ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, और ये मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से एक फ्लैट बेल्ट है, यानी ये जो पुली है ऊपर से इसकी जो रिम है, जो इसका सरकमफेरेंस है, इसकी परिधि कैसी है? एक चपटी सतह, ठीक है। तो जब उस परिस्थिति में जो बेल्ट यूज होती है, उस प्रकार की जो बेल्ट यूज होती है, वो कहलाती है फ्लैट बेल्ट। दूसरी बेल्ट कौन सी प्रकार की होती है? ये जो पुली है, इस पुली को यदि मैं साइड से देखूं, तो यदि इसके अंदर ऐसा खांचा कटा हुआ है, वी आकृति का खांचा कटा हुआ है। क्लियर है चीज? तो इसमें जो बेल्ट चलेगी, उस बेल्ट का अनुप्रस्थ काट कैसा होगा? वी आकार का होगा। ये बेल्ट का अनुप्रस्थ काट है, यानी पुली ऐसे घूम रही है, पुली इस प्रकार से घूम रही है, ये वाली, ये जो पुली है
ये वी बेल्ट पुली है। तो एक तरह से जैसे आपने घिरनी देखी होंगी, कुएं में होती है, कुएं पे अपन पानी खींचते हैं तो ऊपर घिरनी होती है, उसमें बीच में एक स्लॉट खांचा कटा होता है पूरा परिधि पर। यदि वो वी आकार का है, यदि उसका अनुप्रस्थ काट वी आकार का है, तो उसमें बेल्ट भी, यानी बेल्ट का अनुप्रस्थ काट कैसा होगा, फिर वी आकार का होगा। तो बेल्ट इस तरह से चलेगी। इसमें दूसरी पुली यहां पर कहीं है, तो इसको हम बोलते हैं वी बेल्ट ड्राइव। अर्थात यदि फ्लेक्सिबल ड्राइव में बेल्ट ड्राइव की बात करें तो ये कैसे कैसे हो सकती है, फ्लैट बेल्ट हो सकती है और वी बेल्ट हो सकती है। फ्लैट बेल्ट अपन सामान्य तौर पर वहां काम में लेते हैं जहां हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि बहुत ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए या बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिट करनी है। जैसे उदाहरण के लिए आटा चक्की, ठीक है, आटा चक्की में यदि चक्की के पार्ट चल रहे हैं वो कुछ चक्कर कम या ज्यादा भी घूम जाएंगे तो भी इतना विशेष फर्क नहीं पड़ता है और उसमें बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिट नहीं होती है। तो वहां पर हम फ्लैट बेल्ट को काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लैट बेल्ट सामान्य तौर पर ज्यादा दूरी पर भी काम आती है। और आपने जैसे देखा होगा गांवों में या शहरों में जहां आटा चक्की होती है, मोटर कहीं होती है और चक्की काफी दूर होती है, तो वहां पर हम फ्लैट बेल्ट काम में लेते हैं। दूसरा क्या होता है, फ्लैट बेल्ट की जो लागत होती है, इनिशियल कॉस्ट होती है, वो कम होती है। जो वी पुली होती है इसकी बनावट जटिल होती है, फ्लैट पुली बहुत सिंपल बनावट की होती है। फिर वी बेल्ट, अब वी बेल्ट कहां काम में लेते हैं, जहां हमें दक्षता ज्यादा चाहिए, साथ ही साथ पावर ट्रांसमिशन यदि ज्यादा करना है तो हम वी बेल्ट काम में लेते हैं। और इसका एक और इंपॉर्टेंट कारण है वी बेल्ट को ज्यादा पावर ट्रांसमिट में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक ही पुली पर हम कई ग्रूव बना देते हैं, कई खांचे बना देते हैं वी आकृति के, यानी एक ही पुली पर कई वी बेल्ट एक साथ लगाकर हम पावर ट्रांसमिट कर लेते हैं। क्लियर है चीज? और इसमें वी बेल्ट में स्लिप भी कम होता है, यानी पट्टे की पुली पर से फिसलने की संभावना वी बेल्ट में कम होती है। तो ये तो हुआ बेल्ट के बारे में। अब आता है रोप। जैसा मैंने आपको बताया, रोप जैसे कुएं में से अपन पानी खींचते हैं रस्सी के द्वारा, तो वो रोप के द्वारा पावर ट्रांसमिशन है। तो रोप दो तरह की हो सकती है, कॉटन यानी सूती रोप हो सकती है और स्टील वायर रोप हो सकती है। जहां हमें ज्यादा लोड उठाना है, ज्यादा पावर ट्रांसमिट करनी है, वहां पर हम स्टील वायर रोप काम में लेते हैं। स्टील वायर रोप की आप तुलना जो बिजली के तार नहीं होते, सड़कों पर जो खंभों पर लगे रहते हैं, बहुत सारे बारीक बारीक तार होते हैं, उनको लपेटा जाता है, गूंथा जाता है, थोड़े मोटे तार बनाए जाते हैं, फिर उनको वापस गूंथा जाता है तो पूरा मोटा तार बनता है। उसमें स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा होती है। तो स्टील वायर रोप भी काम आती हैं। जैसे अपन यह भी समझ सकते हैं, व्हीकल में जैसे क्लच वायर होता है, क्लच वायर भी एक तरह से पावर ट्रांसमिशन थ्रू रोप ही है। क्लियर है चीज? फिर आता है डायरेक्ट कांटेक्ट। फ्रिक्शन ड्राइव में डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप। डायरेक्ट कांटेक्ट का अब देखिए, जैसे ये फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, ये किस पर लग रही है, ये मशीन बेसिकली पार्ट्स हैं या यूं कह लीजिए लिंक हैं। तो ये क्या है कि ये इस पुली पर हम इसको पहले पुली लगाएंगे, पुली के ऊपर बेल्ट चलेगी, ये तो सभी इसके पार्ट्स हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मैकेनिकल एलिमेंट्स हैं, इन्हीं में आता है रोलर और कैम। क्लियर है चीज? तो रोलर और कैम क्या होता है, जैसा यहां लिखा हुआ डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप। तो देखिए रोलर से पावर ट्रांसमिशन कैसे होगा, घर्षण के द्वारा। इसमें ये इस तरह से होगा कि मान लेते हैं ये दो शाफ्ट हैं जिनसे एक से, अच्छा पहला तो ये रहा कि जो बेल्ट ड्राइव है, बेल्ट या रोप ड्राइव, ये कहां पर होगा, ये वहां पर यूज किया जाएगा जहां पर कि दोनों शाफ्ट ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में डिस्टेंस कंसिडरेबली, यानी व्यवहारिक तौर पर ज्यादा है। ठीक है? और यदि नजदीक है, मान लेते हैं एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट ये है, तो इस पर मैं एक रोलर लगाऊंगा, दूसरा रोलर इस पर लगाऊंगा। क्लियर है चीज? ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। क्लियर है चीज? तो अब देखिए, जब मैं ये ड्राइवर है और कोई ऐसा सिस्टम मैंने लगाया कि इसको प्रेशर से इसके टच किया,
तो ये घर्षण के कारण इन दोनों के बीच में यहां पर घर्षण होगा, तो ये ड्राइवर है तो ये इसको इधर घुमाएगा। तो देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया शाफ्ट का, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप पावर ट्रांसमिशन थ्रू फ्रिक्शन। तो ये रोलर हो गया। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपने देखा होगा कि सामान्य तौर पर आजकल जो सिविल कंस्ट्रक्शन है वो भी मैकेनाइज्ड हो गया है। आपने देखा होगा सीमेंट गारा जो वो तैयार करते हैं, सीमेंट रोड़ी वगैरह, उसको जैसे मान लीजिए 6ठी मंजिल तक भेजना है, तो आपने देखा होगा एक कॉलम होता है, कॉलम पर एक कंटेनर चलता है, वो रस्सी से ऊपर खींचता है। उसका जो आप नीचे मैकेनिज्म देखोगे उसमें यही होता है, एक ड्राइवर होता है, एक ड्रिवन होता है। जो ड्राइवर होता है वो इंजन से चलता है और एक ऑपरेटर बैठा हुआ होता है, वो इसको ये सरकाता है, तो ये दोनों आपस में टच हो जाते हैं, ये घूमती है, तो जो भी उनका मैकेनिज्म है, लिफ्टिंग मैकेनिज्म, उसको पावर जाती है। दूसरा, जैसे आप मेले में यदि गए हो तो एक नाव वाला झूला होता है जिसको कोलंबस कहते हैं। वो नाव ऊपर से इस तरह से बहुत तेज तेज स्विंग होती है, तो उसमें भी क्या होता है, आप गौर से देखिएगा कि जैसे ये नाव है, इस नाव के नीचे की साइड में एक लोहे का पट्टा होता है, उसके ऊपर लेदर या किसी भी चीज का पट्टा चढ़ा देते हैं, और नीचे एक स्कूटर या किसी भी छोटे व्हीकल का वहां टायर होता है। इंजन से ये टायर घूमता है। जब हमें इसे स्विंग करना होता है तो ऑपरेटर इसको थोड़ा सा, ये लगातार घूमता रहता है, ऑपरेटर इसको थोड़ा सा ऊपर करता है तो ये टच हो जाएंगे। जैसे ही टच होंगे तो ये नाव भी इधर जाएगी, बस थोड़ा सा टच करके वापस नीचे कर लेता है, फिर ये यूं जाके वापस आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर करके टच कर देता है, पावर इसको मिल जाती है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हुआ, लेकिन रोलर्स के द्वारा। ठीक है। फिर आता है कैम। देखिए कैम क्या है, आप मशीन ड्राइंग में पढ़ेंगे, मशीन डिजाइन में भी पढ़ेंगे इसको, और यहां थ्योरी ऑफ मशीन में थोड़ा बहुत अपन इसको एक आइडिया लेंगे। कैम क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की गति प्रदान करता है जो भी मैकेनिकल पार्ट इसके टच में है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ये कोई एक संरचना है। कैसे है ये संरचना, ये इसका केंद्र है जिसके सापेक्ष ये घूमेगी, इसी संरचना को हम कैम बोलते हैं। क्या है ये संरचना, आप ऐसे मान लीजिए एक 2 सेंटीमीटर मोटी ये इस तरह से एक डिस्क है, एक पूरी प्लेट है, लेकिन इसकी आकृति कैसी है, जैसी मैंने दिखाई, अर्थात ये इसका केंद्र बिंदु माने घूर्णन का, तो ये त्रिज्या ज्यादा और ये त्रिज्या कम। आकृति कैसी भी हो सकती है, बहुत सिंपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं इसको। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसके ऊपर हम एक यहां पर मान लेते हैं, यहां पर ऐसे एक छोटा सा रोलर है, रोलर से एक कोई रॉड जुड़ी हुई है, ये रॉड एक गाइड वे में इस तरह से चलती है। ये मान लीजिए एक होल है, होल में छड़ जा रही है, छड़ पे एक ये यहां पर रोलर लगा हुआ है, जैसे ये छड़ है, ये रोलर इसमें पिन के द्वारा लगा हुआ है, ये गोल गोल घूमता है। अब देखिए आप, शाफ्ट से पावर यानी मोटर से पावर इस कैम को मिलती है, तो कैम मान लेते हैं इधर घूमेगा। जब कैम इधर घूमेगा तो ये जो इसको बोलते हैं फॉलोवर, जो इसका अनुसरण करता है, फॉलोवर। तो पहले कौन घूमेगा, यानी ड्राइवर कौन है इसमें, ड्राइवर इसमें कैम है, और ड्रीवन कौन है, ये फॉलोवर है। गति का उपयोग कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। जैसे उदाहरण के लिए आईसी इंजन में सिलेंडर में वाल्व वगैरह खुलते, बहुत सिंपल एक मैकेनिज्म बता रहा हूं। मान लेते हैं ये वाल्व है, जब ये नीचे आता है तो खुलता है, तो ये कैसे खुलेगा, इस तरह से कनेक्शन है, इस तरह से कनेक्शन, और यहां पर ये बोर्ड में एक पिन के द्वारा ये छड़ यूं है। अब देखिए एक निश्चित समय पर ये खुलना चाहिए, तो ये शाफ्ट घूमेगी, तो कैम घूमेगा, तो ये फॉलोवर जो है ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो रॉड ऊपर जाएगी, तो ये एंड ऊपर जाएगा, तो ये एंड नीचे जाएगा, क्योंकि ये बीच में यहां पर फिक्स है, इस बिंदु पर ये फिक्स है, तो ये वाला एंड जब ऊपर जाएगा तो इधर वाला नीचे जाएगा और ये खुलेगा। तो ये जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग है, किस क्षण पर ये खुलना चाहिए, सब निर्भर करता है इस कैम के इस डिजाइन पर। तो हम अभी यहां पर कैम डिजाइन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पावर ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं कैम के द्वारा। तो देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, जो पार्ट इस पर माउंटेड है, किस पर, शाफ्ट पर, वो सीधा जहां पावर जानी चाहिए उसके जो पार्ट है उससे टच में हो रहा है, यानी गैप नहीं है दोनों पार्ट्स के बीच में। तो ये कैम के द्वारा, डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा, लेकिन कैसे, रोलिंग। ठीक है, घर्षण हुआ, ये रोल हुआ, तब ये ऊपर गया।
ठीक है, तो ये हुआ कैम के द्वारा। अब आता है मैश ड्राइव। इसमें हम पहले समझेंगे कि पॉजिटिव ड्राइव का क्या मतलब है। ठीक है, मैश ड्राइव भी दो हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल और डायरेक्ट। फ्लेक्सिबल में चेन और टाइमर बेल्ट, और भी हो सकते हैं। आजकल देखिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मोटे तौर पर है, जो बेसिक है, ट्रेडिशनली जो चले आ रहे हैं वो ये सब है। ठीक है, और डायरेक्ट में होता है टूथेड गियर, दांतेदार पहिया। इनको अब अपन समझते हैं। तो देखिए जैसा मैंने बताया, डायरेक्ट में क्या होगा, सॉरी मैश ड्राइव में, मैश का मतलब MESH, मैश। मैश का मतलब होता है किन्हीं भी दो मशीन पार्ट्स का एक दूसरे में फंसकर चलना। समझ में आया? यानी ये अगर ड्राइवर है और ये ड्रिवन है और इस तरह से दांते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि यदि मैं इस ड्राइवर को चलाता हूं तो क्या ये ड्रिवन चलेगा या नहीं? 100% चलेगा। अगर ये नहीं चलेगा, यानी ड्राइवर नहीं चलेगा तो ड्रिवन नहीं चलेगा तो ड्राइवर भी नहीं चलेगा। अब 100% को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। जैसे हम ये कहते हैं, किसी भी दोस्त से बात करते हैं, कोई प्रोग्राम फिक्स करते हैं, तो ये बोलते हैं भाई कल सुबह पॉजिटिवली सब 6 बजे स्टेडियम में खेलने के लिए मिलेंगे। पॉजिटिवली का मतलब है 100%। यहां भी पॉजिटिवली का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यदि ड्राइवर चलेगा तो ड्रिवन चलेगा ही चलेगा, और अगर ड्रिवन किसी कारण से चलने के लिए फ्री नहीं है तो ड्राइवर भी नहीं चलेगा। अब आप कहेंगे सर इतना जोर देकर आप क्यों समझा रहे हैं इसको? इसमें फ्रिक्शन ड्राइव में ऐसा नहीं होता। कैसे? देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को। ये मान लेते हैं ड्राइवर पुली और ये ड्रिवन पुली और बेल्ट इसके ऊपर। ठीक है, ये ड्रिवन है। किसी कारण से मैंने ड्रिवन पुली को एकदम जाम कर दिया, फिक्स कर दिया, या कह लीजिए इसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा है, भार बहुत ज्यादा है। अब मैं इस ड्राइवर पुली को घुमाता हूं तो पहले पुली घूमेगी, घर्षण, ये सब अपन बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। घर्षण के कारण बेल्ट चलेगी, तो अब पहले यहां बेल्ट चलेगी तो ये पुली चलेगी। लेकिन अब जैसा मैंने कहा इस पर लोड बहुत ज्यादा है, या यूं कह लीजिए इसको एकदम कस के पकड़ लिया या इसको घूमने नहीं दे रहे, कैसे भी कह लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा? क्या ये नहीं चलेगी? चलेगी। क्यों? ये चलेगी और बेल्ट चलेगी, लेकिन बेल्ट यहां पर इसके ऊपर स्लिप हो जाएगी, फिसल जाएगी, घर्षण होगा, गर्म हो जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन क्या इसके रुकने से, इसके नहीं चलने से ये नहीं चलेगा? चलेगा। ठीक है, लेकिन यदि ये पॉजिटिव ड्राइव होता या मैश ड्राइव होता तो उसमें क्या होता? अब उसको समझते हैं। मैश ड्राइव कैसे काम करता है? मैश ड्राइव इस प्रकार से काम करता है। ये ड्राइवर और ये ड्रिवन, जिसमें मैंने पहले लिखा है फ्लेक्सिबल और दूसरा डायरेक्ट। फ्लेक्सिबल में चेन और टाइमर बेल्ट। तो पहले अपन चेन की बात करते हैं, अर्थात जैसे बहुत सिंपल उदाहरण है, साइकिल की चेन, मोटरसाइकिल की चेन। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि यदि मान लेते हैं अपन फॉरवर्ड घुमा रहे, आगे चलानी है साइकिल, और साइकिल में जब मैं पेडल चलाता हूं तो ड्राइवर कौन हुआ? पेडल वाला दांतेदार पहिया। और दांतेदार पहिए को हम बोलते हैं चेन के केस में, चेन में जो दांतेदार पहिया यूज होता है वो कहलाता है स्प्रोकेट। क्या कहलाता है? स्प्रोकेट। तो आगे जो पेडल पर जो स्प्रोकेट लगा हुआ वो हुआ ड्राइवर, और पिछले पहिए पर जो स्प्रोकेट लगा हुआ वो हुआ ड्रिवन। क्लियर है चीज? तो देखिए मैं ये मान लेता हूं कि ये साइकिल है और ये आगे वाला दांतेदार पहिया है, ऐसे इस पर दांते बने। ठीक है, ये पिछले पहिए पर जो दांतेदार पहिया है, ऐसे। अब चेन इस पर होती है। चेन आपने देखी होगी मोटे तौर पर, चेन में क्या होता है? अलग अलग कड़ियां होती हैं, उनके बीच में गैप होता है, उन गैप में ये दांते फंसे रहते हैं। ठीक है, तो देखिए फंसना, मैश का मतलब है फंसा हुआ। अगर बिल्कुल कॉमन भाषा में, आम भाषा में बात करें तो फंसा हुआ। ठीक है, तो ये फंसा हुआ होगा, इसका मतलब ये है कि यदि चेन चलेगी
तो क्या दोनों दांतें घूमेंगे या नहीं घूमेंगे? बिल्कुल घूमेंगे। ऐसा नहीं हो सकता चूंकि चेन की जो कड़ियां हैं वो इसमें भी फंसी हुई है, इसमें भी फंसी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता यहां तो घूमते रहे और यहां नहीं घूमे, संभव नहीं है प्रैक्टिकली। तो इसीलिए हम इसको मैश ड्राइव बोलते हैं। लेकिन ये कैसा है? फ्लेक्सिबल ड्राइव, बिल्कुल बेल्ट की तरह हो गया कि यहां तो चेन सीधी है, फिर यहां के घूम गई, फिर सीधी हो गई, फिर वापस घूम गई, तो जो हिस्सा यहां सीधा है वो यहां बेंड हो गया, फिर वही हिस्सा यहां सीधा हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। लेकिन पॉजिटिव, यहां बेल्ट पॉजिटिव नहीं थी जैसा मैंने आपको समझाया था, क्योंकि बेल्ट जो है यदि एक पुली को रोक दिया जाए या उस पर लोड ज्यादा हो तो बेल्ट स्लिप हो सकती है, चेन कभी भी स्लिप नहीं होगी। इसलिए इसलिए पॉजिटिव ड्राइव हुआ और कैसा? साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल ड्राइव हुआ। ठीक है। अब आता है इसमें टाइमर बेल्ट। टाइमर बेल्ट क्या होती है? जैसे आप यदि इंजन को खोल के देखें तो उसमें टाइमर बेल्ट्स लगी हुई होंगी, जो टाइम, जहां बिल्कुल एक प्रॉपर टाइम पर कोई चीज चलनी चाहिए, मतलब गति का लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि स्लिप हो, तो बेल्ट में भी ऐसा व्यवस्था कर दी जाती है। वहां चेन देखिए, चेन जो होती है भारी होती है, चेन का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप उसको यदि खोल के देखें चेन के एक एक पार्ट को, तो दोनों तरफ कड़ियों की पत्तियां होंगी, बीच में पिन होंगी, रोलर्स होंगे, जबकि जहां कई बार व्यवस्था ऐसी करनी पड़ती है कि चेन जहां नहीं लग पाती वहां इस तरह की बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट कैसी होती है? जो टाइमर बेल्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो ये टाइमर बेल्ट है, टाइमर बेल्ट सामान्य तौर पर इंजन के जो वाल्व सिस्टम होता है उसमें काम आती है। तो यहां पर देखिए टाइमर बेल्ट के लिए क्या होता है, ये जो पुली कह लीजिए चाहे दांतेदार पहिया कह लीजिए, इस पर दांते कटे हुए होते हैं, और वही लेदर की या अन्य जो बलाटा एक मटेरियल आता है, उनकी जो बेल्ट होती है उनमें बेल्ट के नीचे की तरफ दांते होते हैं। इस प्रकार से बेल्ट के नीचे की तरफ दांते होते हैं। तो देखिए ये भी एक तरह से पॉजिटिव ड्राइव हो गया। अब यहां पर बेल्ट स्लिप नहीं होगी। क्लियर है चीज? तो इस तरह से ये फ्लेक्सिबल और पॉजिटिव ड्राइव होता है। समझ में आया? अब आता है डायरेक्ट टूथेड गियर। गियर्स आपने देखे होंगे, सबसे अच्छा उदाहरण है गन्ना रस की मशीन में जो दांतेदार पहिए होते हैं। ठीक है। तो देखिए उसमें वहां भी बिल्कुल क्लियर है, एक शाफ्ट, दूसरी शाफ्ट, और ये मान लेते हैं इसके ऊपर एक गियर, तो इस पे यहां दांते होंगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इसके ऊपर एक गियर होगा, इस पर दांते होंगे, एक ड्राइवर होगा, दूसरा ड्रीवन होगा। अब मुझे ये बताइए, यदि ड्राइवर चलेगा तो क्या ड्रीवन नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और ड्राइवर चल रहा है और हम चाहें कि ड्रीवन नहीं चले, ये संभव नहीं है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव ड्राइव। और ये जो व्यवस्था है, ये जो दांतेदार पहिया होता है, इसको बोलते हैं, सिंपल भाषा में बोलते हैं गियर या टूथेड गियर। तो ये जो मोटे मोटे कॉमन जो व्यवस्थाएं हैं पावर ट्रांसमिशन की, उनमें इस तरह से पावर ट्रांसमिट किया जाता है, इन पार्ट्स को यूज करते हुए पावर ट्रांसमिट की जाती है। इस चैप्टर में जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेल्ट ड्राइव और गियर ड्राइव, यानी पावर ट्रांसमिशन थ्रू बेल्ट। बेल्ट में हम दोनों पढ़ेंगे, फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट, और टूथेड गियर्स में भी हम कई तरह की गियर ट्रेन्स होती हैं जिनको डिटेल में पढ़ेंगे। पूरी कैलकुलेशन करेंगे कि बेल्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए, बेल्ट में तनाव कितना होना चाहिए, बेल्ट से अधिकतम पावर कितनी ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से गियर्स की व्यवस्था कितने कितने प्रकार से हो सकती है। यदि एक शाफ्ट कुछ चक्कर चल रही तो दूसरी कितने से चलेगी। उल्टा बोले तो एक शाफ्ट में इतने आरपीएम पर चलानी है और दूसरी जो चलाएगी वो इतने आरपीएम है, तो पुली का साइज या गियर में दांतों की संख्या क्या होनी चाहिए, ये सभी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि पावर ट्रांसमिशन यदि करना चाहते हैं तो कैसे होता है। करने का तरीका तो ये है, लेकिन परिस्थिति क्या है पावर ट्रांसमिट करने की। तो देखिए तीन तरीके हैं मोटे तौर पर। एक तो होता है कंटिन्यूअस पावर ट्रांसमिशन। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, एक बार मैंने स्विच ऑन किया तो ये गियर घूमता रहेगा तो ये भी घूमता रहेगा, तो ये तो हुआ कंटिन्यूअस पावर ट्रांसमिशन, जैसे गन्ना रस की मशीन।
गन्ना रस की मशीन में जब मैं स्विच ऑन करता हूं तो मोटर चलती है, तो गन्ना रस का पुली घूमती है, फिर रोलर्स गियर के माध्यम से आपने सब देखा हुआ है, तो वो घूमता है। लेकिन वो कब तक घूमता रहेगा? जब तक ड्राइवर घूमेगा तो वो भी घूमता रहेगा, गन्ना रस के रोलर्स घूमते रहेंगे। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि ड्राइवर तो लगातार चलता रहे, लेकिन जो ड्रिवन है वो हमें रुक रुक कर उसको पावर चाहिए। ये तो लगातार चलता रहेगा, लेकिन इसको रुक रुक को पावर चाहिए, ये भी हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट पावर ट्रांसमिशन। जैसे उदाहरण के लिए कई बार क्या होता है कि एक लाइन में बहुत सारी मशीनें लगी हुई है, लेकिन सबको पावर एक ऊपर मोटर लगी है, उसकी एक शाफ्ट जा रही है ऊपर से, जैसे इस प्रकार से एक मशीन यहां है, एक मशीन यहां है, एक मशीन यहां है, लेकिन बिजली की मोटर मैंने कॉमन लगाया, इससे एक शाफ्ट जा रही है। इसी से ये सारी मशीनें चलेंगी, 1 2 3। अब ये दोनों तो लगातार चल रही है, इस मशीन को रोकना है, तो क्या इस मोटर को बंद करूं? इस मोटर को यदि मैं बंद करता हूं तो ये दोनों मशीनें बंद हो जाएंगी, जबकि ये दोनों चलनी चाहिए और इसको रोकना है। इसका मतलब यहां से यहां पावर नहीं आनी चाहिए। जब जरूरत हो तब तो हम इस चलते हुए ड्राइवर से इसको पावर दे दें, जरूरत नहीं है तो इस चलते हुए ड्राइवर से इसको पावर काट दें, यानी रुक रुक कर। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट पावर ट्रांसमिशन। तो इसके लिए क्या व्यवस्था करते हैं? देखिए, व्यवस्था इन्हीं में से करनी है अपने को, लेकिन डिजाइन अलग हो जाता है। फिर होता है ग्रेजुअल लोडिंग। ग्रेजुअल लोडिंग का मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के लिए वापस अपन गन्ना रस की मशीन पर ही आते हैं। जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं मोटर का, सारा लोड मशीन, जितना भी लोड है गन्ने का, वो सारा एकदम से शाफ्ट के ऊपर या मोटर के ऊपर आ जाता है, तुरंत फुल लोड। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि जो ड्राइवर है, चलाने वाला जो है, उसके ऊपर सारा लोड मशीन का एक साथ नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे आना चाहिए। जैसे क्लच, ये हम थ्योरी ऑफ मशीन में ही क्लच में पढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल में भी पढ़ेंगे कि क्लच कैसे काम करता है। आपने देखा होगा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आप लोग चलाते हैं तो उसमें इंजन स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट है, फिर हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो क्लच क्या काम कर रहा है? बेसिकली क्लच घर्षण पर आधारित ही है, पावर ट्रांसमिट ही कर रहा है, लेकिन वो जो लोड है व्हीकल का, सारा जो भार है वो इंजन के ऊपर एकदम से नहीं डालता। आप देखिए, क्लच को यदि अचानक छोड़ते तो इंजन बंद हो जाता है। तो ग्रेजुअल लोडिंग है वो, यानी धीरे धीरे वृद्धि कर रहे हैं इंजन के ऊपर लोड की, तो वो भी व्यवस्था होती है। तो वहां भी पावर ट्रांसमिशन कैसा है? ग्रेजुअल। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने बताया कि अलग अलग परिस्थितियों में पावर ट्रांसमिशन हो सकता है, व्यवस्थाएं यही यूज की जाती हैं। अब हम अगले लेक्चर में बेल्ट ड्राइव को, जो है फ्रिक्शन ड्राइव में बेल्ट ड्राइव को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।